हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग और झारखंड के 50 करंट अफेयर्स के प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए बिना देर के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार झारखंड नियमावली जो 2025 बनाई गई है वो किस नियम से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं वन अधिकार अधिनियम, पेशा अधिनियम 1996, आरटीआई अधिनियम या फिर भूमि सुधार अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर आप लोग सबको पता होगा, पेशा अधिनियम 1996 के तहत ये पंचायत उपवन झारखंड नियमावली 2025 बनाई गई है। अब ये जो नियमावली है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है ग्राम सभा को, साथ में ग्राम सभा को और शक्ति भी प्रदान करता है, और आदिवासी पारंपरिक जितना शासन व्यवस्था है वो सारे को मान्यता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि यह नियमावली जो है कब अधिसूचित की गई। आपके ऑप्शन है 15 नवंबर 2025 को, 2 जनवरी 2026 को, 26 जनवरी 2025 को या फिर 1 जनवरी 2025 को। तो यह नियमावली कब अधिसूचित की गई है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 2 जनवरी 2026 को यह नियमावली अधिसूचित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इस नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को किस पर अधिकार दिया गया है। तो ग्राम सभाओं का अधिकार किस पर दिया गया, आपका ऑप्शन है विकास योजनाओं पर, जल जंगल जमीन पर, खनन और बाजार। ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र में ग्राम सभाओं को इस नियमावली के तहत अधिकार दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि यह नियमावली झारखंड के कितने जिलों में लागू होगी। तो ये जो नियमावली है कितने जिलों में लागू होगी, कुल जिलों की संख्या है 16 जिलों में लागू होगी, जिसमें 13 जिलों में पूर्ण रूप से लागू हो रही है और 3 जिलों में ये आंशिक रूप से लागू होगी। 13 जिलों में पूर्ण रूप से और 3 जिलों में ये आंशिक रूप से लागू होगी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से लागू नहीं है। तो पूर्ण रूप से लागू नहीं है, 3 जिले हैं जिसमें आंशिक रूप से लागू है और 13 जिले में पूर्ण रूप से लागू है। तो आंशिक रूप से जो जो जिला में लागू है वो आपको याद होना चाहिए। आंशिक रूप से किस में लागू है, पलामू में, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू, गढ़वा और गोड्डा। पलामू, गढ़वा और गोड्डा में ये आंशिक रूप से लागू है। बाकी 13 जिले जो है उसमें पूर्ण रूप से लागू है। कम से कम जो ये आंशिक रूप से लागू है ये तीनों जिला आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पलामू। आपको पलामू, गढ़वा और गोड्डा में क्या दिख रहा है आपको, पलामू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू जिला में यह नियमावली जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि जो है वो सीधे किसको मिलेगी, ये किसे मिलेगी, डायरेक्ट किसको दिया जाएगा। आपके ऑप्शन है जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को, अनुसूचित क्षेत्र को या फिर केंद्र सरकार को। तो ये अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मान्यता देता है यह नियमावली। तो ये जो अनुशंसित राशि है 15वें वित्त आयोग की, वो डायरेक्ट अनुसूचित क्षेत्रों को दी जाएगी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, पेशा नियमावली लागू होने के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में निर्णय की वास्तविक शक्ति किसके पास होगी। ये भी देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। अनुसूचित क्षेत्रों में जो निर्णय की वास्तविक शक्ति होगी वो किसके पास होगी। आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर, ग्राम सभा या पंचायत सचिव। आपको सबको आंसर पता होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ग्राम सभा। ग्राम सभा के पास जो है वास्तविक शक्ति होगी पेशा नियमावली लागू होने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि पेशा नियमावली का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ये पूछा जा रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला है ग्राम सभा को सशक्त करना, ये तो उद्देश्य बिल्कुल है, ग्राम सभा को सशक्त करेगा। पारंपरिक प्रणाली की रक्षा, ये भी बिल्कुल है, ये स्थानीय स्वशासन को ये मान्यता देता है। और केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ाना और जन भागीदारी को बढ़ाना, जन भागीदारी को भी इसके द्वारा बढ़ाया जाएगा, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये विकेंद्रीकरण की नीति है जिसमें ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जा रहा है, यह विकेंद्रीकरण की नीति है। केंद्रीय नियंत्रण को बढ़ाने का जो उद्देश्य है ये बिल्कुल इसका उद्देश्य नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाजार का प्रबंधन किस अध्याय से संबंधित है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें टोटल अध्याय की संख्या कितना है। जो पेशा नियमावली झारखंड में लागू हुई है, अध्यायों की संख्या टोटल कितनी है, 17 अध्याय है। टोटल 17 अध्याय हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि बाजार का प्रबंधन जो है वो किस अध्याय से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अध्याय 10, अध्याय 12, अध्याय 16 या फिर अध्याय 17। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अध्याय 16। अध्याय 16 जो है वो बाजार प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, लघु जल निकाय प्रबंधन किस अध्याय में है। लघु जल निकाय प्रबंधन किस अध्याय में है। तो लघु जल निकाय जो प्रबंधन है 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है आपका ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 11।
इसका जो लघु जल निकाय प्रबंधन है वो किस अध्याय में है? 11 में। अच्छा, लघु खनिज के बारे में पूछा जाए तो अध्याय 12 में आपका क्या है? लघु खनिज। लघु खनिज अगर बोला जाए तो लघु खनिज हो जाएगा अध्याय 12 में। लघु खनिज अध्याय 12 में। और लघु वन उपज जो है वो लघु वन उपज ये अध्याय 13 में है। लघु वन उपज जो है वो अध्याय 13 में है। और लघु जल निकाय प्रबंधन कितने हैं? 11 में। तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बुक से संबंधित कुछ कुछ प्रश्न देखते हैं जो करंट अफेयर के बुक हैं जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। पहला ये बुक है प्रेम में पेड़ होना, पुस्तक के लेखक कौन है? इसका हाल ही में इसका संपादन किया गया है। प्रेम में पेड़ होना, पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रश्मि शर्मा है, जनसिता किरकिट्टा है, डॉक्टर सहदेव हैं या फिर अनुष्का सिंह है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा जनसिता किरकिट्टा। जनसिता किरकिट्टा जो है ये प्रेम में पेड़ होना पुस्तक के लेखक हैं। रश्मि शर्मा के बुक का नाम क्या है? तो रश्मि शर्मा के बुक का नाम है सपनों के ढाई घर। याद रखेंगे, सपनों के ढाई घर जो है ये रश्मि शर्मा का बुक है, सपनों के ढाई घर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर सहदेव के बारे में। डॉक्टर सहदेव का बुक है देश की आवाज़। इनकी बुक की बात करें तो देश की आवाज़ जो है ये डॉक्टर सहदेव की बुक है, देश की आवाज़। नेक्स्ट है अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह का बुक जो है अनुष्का सिंह का बुक है द विंग्ड रिंग्स। द विंग्ड रिंग्स जो है ये इनका बुक है, द विंग्ड रिंग्स। द विंग्ड रिंग्स ये इनका बुक है अनुष्का सिंह का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है मैं बाघ हूँ। मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है मानसी चौधरी है, धनेश्वर राणा है, प्रदीप कुमार है या फिर प्रणव प्रियदर्शी है। मैं बाघ हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं बाघ हूँ पुस्तक के लेखक आपके हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार का करेक्ट आंसर होगा मैं बाघ हूँ के लेखक। अब मानसी चौधरी का बुक देखें द 1 मंथ स्टोरी। द 1 मंथ स्टोरी जो है ये मानसी चौधरी के बुक का नाम है द 1 मंथ स्टोरी। 1 मंथ स्टोरी ये मानसी चौधरी का बुक है। धनेश्वर राणा की बुक की बात करें तो राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद, ये इनका बुक है राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद जो है, राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद जो है ये इनका बुक है धनेश्वर राणा का। प्रणव प्रियदर्शी की बात करते हैं। प्रणव प्रियदर्शी का बुक है अछूत नहीं हूँ मैं। इनका बुक का नाम है अछूत नहीं हूँ मैं। याद रखेंगे अछूत नहीं हूँ मैं, ये बुक इनका है अछूत नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, बुक से ही रिलेटेड है। झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक आपके ऑप्शन देखिए किस तरह से हैं। रश्मि शर्मा है, सुलेमान मुर्मू है, दैनिक जागरण समूह है या फिर जगदीश त्रिगुनायत है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर क्या होगा? रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा झारखंड से लद्दाख के बुक के जो राइटर हैं वो हैं आपके रश्मि शर्मा। ये सारे करंट अफेयर से रिलेटेड बुक हैं, हाल फिलहाल में ही इनका विमोचन हुआ है। अब सुलेमान मुर्मू की बुक की बात करते हैं हम लोग। सुलेमान मुर्मू का बुक जो है एक बहुत फेमस बुक है कोचे कड़वा। कोचे कड़वा जो बुक है ये सुलेमान मुर्मू का बुक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया कोचे कड़वा। ये किनका बुक है? सुलेमान मुर्मू का कोचे कड़वा। और दैनिक जागरण समूह का एक बुक है, कौन सा? ये इनका बुक है दिशोम गुरु। दिशोम गुरु कॉफ़ी टेबल बुक है ये, दिशोम गुरु कॉफ़ी टेबल बुक। ये किनका है? दैनिक जागरण समूह का। जगदीश त्रिगुनायत के एक फेमस बुक का नाम बताइए। इनका बुक का नाम क्या है? तो मुंडारी लोक कथा। मुंडारी लोक कथा इनका बुक है, मुंडारी लोक कथा। ये जगदीश त्रिगुनायत का बुक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड के वीर शहीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो झारखंड के वीर शहीद पुस्तक के लेखक कौन है आपके? ऑप्शन है आपका डॉक्टर संजीव लोचन, डॉक्टर प्रदीप कुमार बुलमुच, डॉक्टर मयंक मुरारी या फिर डॉक्टर विनय कुमार। ये सारे डॉक्टर ही हैं, देख लीजिए कौन है डॉक्टर झारखंड के वीर शहीद पुस्तक के लेखक। तो ये हैं आपके डॉक्टर विनय कुमार जो है ये है झारखंड के वीर शहीद पुस्तक के लेखक। अच्छा, डॉक्टर कंजीव राणा, इनका बुक का नाम क्या है? इनका एक और बुक का नाम याद रखिएगा, झारखंड के वीर शहीद, और एक बुक है इनका बंद कोठरी का दरवाज़ा। ये भी याद रखिएगा, इनका एक और बुक है बंद कोठरी का दरवाज़ा। बंद कोठरी का दरवाज़ा ये भी इनका बुक है। नेक्स्ट है कंजीव लोचन। कंजीव लोचन का बुक क्या है? झारखंड में आदिम मानव। कंजीव लोचन का बुक क्या है? झारखंड में आदिम मानव। झारखंड में आदिम मानव, आदिम मानव, ये याद रखेंगे। पर डॉक्टर प्रदीप कुमार बुलबुच की बात करें तो इनके बुक का नाम है झारखंड एक सिंहावलोकन। सब में देखिए झारखंड वर्ड आ रहा है, झारखंड एक सिंहावलोकन, याद रखेंगे। और डॉक्टर मयंक मुरारी के बुक का नाम है झारखंड के अनजाने खेल। इनका बुक का नाम क्या है? झारखंड के अनजाने खेल।
सब में देखिए झारखंड वर्ड आया है। अनजाने खेल, झारखंड के अनजाने खेल। डॉक्टर कंजीव लोचन का बुक का नाम है झारखंड में आदिमानव। डॉक्टर प्रदीप कुमार बुलमुच के बुक का नाम है झारखंड एक सिंहावलोकन। डॉक्टर मयंक मुरारी का नाम बुक का नाम है झारखंड के अनजाने खेल। और झारखंड के वीर शहीद ये हैं किनका, तो डॉक्टर विनय कुमार का। और बंद कोठरी का दरवाजा, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि नेतरहाट में जंगल सफारी की शुरुआत हुआ है। तो जंगल सफारी का जो शुरुआत हुआ है नेतरहाट में, वो कब हुआ है? आपके ऑप्शन है इस तरह से: 15 नवंबर 2025, 20 नवंबर 2025, 3 दिसंबर 2025 या फिर 22 दिसंबर 2025। तो ये कब स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है 20 नवंबर 2025 को झारखंड में जंगल सफारी की शुरुआत हुई है। और इसको जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है किनको है, तो झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री जो हैं, उनका नाम क्या है बताइए आपको? पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री जो है सुदीव्य कुमार सोनू। क्या नाम है उनका? सुदीव्य कुमार सोनू। ये स्टार्ट किए हैं सुदीव्य कुमार सोनू। इसका शुभारंभ किया गया इनके द्वारा, सुदीव्य कुमार सोनू के द्वारा, जो कि कला, संस्कृति एवं खेलकूद के मंत्री हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? झारखंड राजभवन का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन है जन भवन, राजभवन, लोक भवन या फिर जनता भवन। तो झारखंड राजभवन का नाम बदल कर रखा गया क्या है? लोक भवन। क्या रखा गया? लोक भवन। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर ये नाम बदल दिया गया है। और ये नाम कब बदला गया? तो 3 दिसंबर 2025 को, 3 दिसंबर 2025 को ये नाम बदला गया है। और क्या कर दिया गया? लोक भवन। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर ऐसा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राजभवन का क्षेत्रफल का बात करें तो ये कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है झारखंड राजभवन, जिसका नाम अभी चेंज हो गया, लोक भवन हो गया है। इसका नाम क्या हो गया है? कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 62 एकड़, 62 एकड़ क्षेत्र में ये फैला हुआ है झारखंड का राजभवन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संविधान निर्माण में झारखंड की कितनी विभूतियाँ थी? ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग हमेशा जो है झारखंड की विभूतियाँ 8 मान के चल रहे थे, लेकिन जो अभी हिम्मत लाल सिंह, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह जो हैं, उनका भी अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुआ है कि वो भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह। तो अभी जो झारखंड में संविधान निर्माण में झारखंड की कितनी विभूतियाँ पूछा जाए तो अभी क्या होगा? 9 होगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है दुमका, बोकारो में, नामकुम रांची में या फिर जमशेदपुर में। तो स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है आपका? तो नामकुम रांची में किया जा रहा है। नामकुम प्रखंड के हाहाप पंचायत, याद रखेंगे, हाहाप पंचायत में इसका निर्माण किया जा रहा है। जहाँ पे होगा क्या? तो भगवान बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ नाम दिया गया इसको। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? आपके ऑप्शन है निक्की कुमारी, यश कुमार सिन्हा, पूजा कुमारी या फिर रिया कुमारी। किसमें है? तो किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता इंडियन एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का, जो कि 4 से 8 दिसंबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 4 से 8 दिसंबर के बीच ये हुआ था किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता, जिसमें कौन? यश कुमार जो सिन्हा हैं, ये आपके जीते हैं स्वर्ण पदक, यश कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गोवर्धन योजना के तहत कुल कितने बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे? देखिए, गोवर्धन योजना के तहत क्या लगाया जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बायोगैस प्लांट इसके तहत लगाए जाएंगे। कितने बायोगैस प्लांट लगाए जाने का अनुमान है? तो ऑप्शन आपके हैं 25, 30, 47 या फिर 50। तो ये गोवर्धन योजना के तहत जो कुल बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे वो कितने लगाए जाएंगे? तो 47। कितने लगाए जाएंगे? 47 लगाए जाएंगे, 47 टोटल। लेकिन अभी प्रथम चरण में कितने लगाया जाना है? गोवर्धन योजना कितने जिले में लागू की जा रही है? अभी जो है कितने जिले में लागू की गई? टोटल 47 लगाना है, लेकिन फिलहाल में ये गोवर्धन योजना कितने जिलों में लागू की गई? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये 5 जिलों में लागू की गई है। गोवर्धन योजना अभी 5 जिलों में लागू की गई है। कौन कौन से 5 जिले हैं ये? बोकारो है, बोकारो के बाद हो गया आपका सरायकेला, बोकारो हो गया, सरायकेला हो गया, बोकारो, सरायकेला, रामगढ़, दुमका,
रामगढ़, दुमका और आपका जामताड़ा। रामगढ़, दुमका और जामताड़ा, ये एरिया में ये बायोगैस प्लांट अभी शुरुआत में लगाए जाएंगे गोवर्धन योजना के तहत। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत नेपाल दिव्यांग T20 क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ है। भारत नेपाल दिव्यांग T20 क्रिकेट का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन आपके हैं रांची, दिल्ली, पटना, रांची या फिर कोलकाता। इसका जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन हुआ है इसका 13 से 15 दिसंबर के बीच में। कब हुआ पहला आयोजन, ये याद रखिए, 13 से 15 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। रांची के अनगढ़ा स्थित अमिताभ चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि इस क्रिकेट श्रृंखला में कौन जीता। तो जो क्रिकेट श्रृंखला हुआ भारत और नेपाल के बीच में, तो इसमें जीता कौन है, तो जीता है आपका भारत। कौन जीता है, भारत जीता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि ओल चिकी लिपि का 100वां वर्षगांठ मनाया गया। ओल चिकी लिपि का, तो ये कब मनाया गया। इसका आपका ऑप्शन है 25 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को। तो ओल चिकी लिपि का जो 100वां वर्षगांठ मनाया गया है, ये कब मनाया गया, तो 29 दिसंबर को। कब मनाया गया, 29 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा, ओल चिकी लिपि के जो जनक थे वो कौन थे, तो ओल चिकी लिपि के जनक कौन थे, आपका ऑप्शन है बिरसा मुंडा, रघुनाथ मुर्मू, शिबू सोरेन या रामदयाल मुंडा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, आप लोग को सबको पता होगा, रघुनाथ मुर्मू इसके ओल चिकी लिपि के जनक थे। इनको गुरु गोमके भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु गोमके भी कहा जाता है इनको, गुरु गोमके ये भी बोला जाता है किनको, रघुनाथ मुर्मू को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ओल चिकी लिपि की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत कब हुई थी ओल चिकी लिपि की। आपके ऑप्शन है 1920, 1925, 1930 या फिर 1940। तो ये ओल चिकी लिपि की शुरुआत हुई थी आपकी 1925 में। कब हुई थी, 1925 में ओल चिकी लिपि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, उरांव धर्म एवं प्रथाएं का हिंदी अनुवाद किसने किया। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजरतन सहाय, बिरसा मुंडा, रामदयाल मुंडा या फिर रघुनाथ मुर्मू। क्या नाम है, उरांव धर्म एवं प्रथाएं, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। किनके द्वारा किया गया है, ये किया गया डॉक्टर राजरतन सहाय, इनके द्वारा ये हिंदी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थान कोचिंग का उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है उद्घाटन कब हुआ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग, आपका ऑप्शन है 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो कब हुआ है, 22 दिसंबर को हुआ है। कब हुआ, 22 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो रांची के हिंदी पीढ़ी स्थित रांची में हुआ है, हिंदी पीढ़ी स्थित आदिवासी मैदान में। हिंदी पीढ़ी में एक आदिवासी मैदान है, वहीं पे एक कोचिंग का प्रारंभ हुआ है। कौन सा कोचिंग, तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं, आपका ऑप्शन है दीपक मिश्रा, MS सोनक, महेश शरद चंद्र सोनक और NV रमन्ना। तो ये दो ऑप्शन हो गया, महेश चंद्र सोनक दो ऑप्शन हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महेश चंद्र सोनक, दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो महेश चंद्र सोनक जो है वो अभी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, महेश चंद्र सोनक। ये इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। कहाँ के थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। और किनका स्थान ले गए, तो ये किनका स्थान लेंगे, तारलोक सिंह चौहान का। किसका स्थान लेंगे, तारलोक सिंह चौहान का यह स्थान लेंगे, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो गए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, यही प्रश्न है आपका कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो थे तारलोक सिंह चौहान वो कब सेवानिवृत्त हुए। आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर 2025, 5 जनवरी 2026, 8 जनवरी 2026 या फिर 10 जनवरी 2026। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 8 जनवरी 2026 को ये रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, और इनके जगह नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं कौन, तो MS सोनक, महेश चंद्र सोनक जो है वो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का समापन कहाँ हुआ। झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ है, आपके ऑप्शन है रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में या फिर धनबाद में।
तो इसका जो आयोजन हुआ है नेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ये हुआ है जमशेदपुर में। कहाँ पे हुआ है? ये जमशेदपुर में हुआ है। और ये जो आयोजन है वो 8 से 13 दिसंबर तक चला है। कब से? 8 से 13 दिसंबर तक इसका झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, और जिसमें बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी फिल्में इनमें दिखाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था ये, और इसका जो समापन है वो एक्सेलराई जमशेदपुर ऑडिटोरियम में इसका जो है समापन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की जीएसडीपी वृद्धि दर, ये स्थिर मूल्य पर आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार क्या है? झारखंड की जीएसडीपी वृद्धि दर जो है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वो क्या है? तो आपके ऑप्शन है 4.5, 5.45, 6% या फिर 7%। तो ये कितना रहा था? तो ये रहा था 5.45%। कितना रहा था? 5.45%। अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत कितना है? 5.47% है। 5.47% है, और झारखंड का कितना रहा है? तो 5.45%, मतलब थोड़ा ही उससे कम रहा है। अभी जो अनुमान लगाया गया वो कितना का लगाया गया है? तो 7.5% का लगाया गया है अनुमान नेक्स्ट ईयर के लिए। 7.5% का लगाया गया। नेक्स्ट है कि झारखंड की प्रति व्यक्ति आय जो है 2024-25 में कितनी रही? आपके ऑप्शन है 50,000, 60,000, 68,357 या फिर 75,000। तो ये जो झारखंड की प्रति व्यक्ति आय है वो कितना रही है? तो 68,357। ये झारखंड की प्रति व्यक्ति आय रही है 68,357। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय रैंकिंग में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय का स्थान पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय का स्थान में के मामले में झारखंड का जो स्थान है राष्ट्रीय रैंकिंग में कितना है? ऑप्शन है 25वां, 26वां, 27वां या फिर 28वां। तो ये स्थान जो है वो कितना है? 27वां स्थान मिला है झारखंड को, जिसमें टोटल राज्य और जितना भी यूनियन टेरिटरीज है सारे को ऐड करके ये सारे में इनको 27वां स्थान मिला है झारखंड को। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है कि झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना किस जिले में है? अभी हाल ही में ये झारखंड का एक सर्वश्रेष्ठ थाना बना है, वो किस जिले में है ये पूछा जा रहा है। रांची, सरायकेला खरसावां, बोकारो या फिर दुमका। तो कौन सा जिले में है? ये है सरायकेला खरसावां जिले में। सरायकेला खरसावां जिले में। और थाना का नाम क्या है? चौका थाना। क्या है? चौका थाना। चौका थाना नाम है, और ये चौका मारा भी है, मतलब चौथा स्थान पर इसका रैंकिंग आया है चौका थाना का। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड को थाना को रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो अभी हम बता दिए, चौथा स्थान मिला है। कौन सा? चौथा स्थान मिला है। चौका थाना और चौथा स्थान याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा कब हुआ? वो 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो वो कब से कब तक था उनका दौरा? उनका दौरा था आपका 28 से 30 दिसंबर 2025 के दौरान उनका दौरा था, जिसमें उन्होंने एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में, ओलची की शताब्दी समारोह में भी वो पार्टिसिपेट की, ओलची की शताब्दी समारोह में भी, और गुमला में आयोजित जन सांस्कृतिक समागम समारोह, ये गुमला में भी पार्टिसिपेट की थी जन सांस्कृतिक समागम समारोह में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दावोस में, दावोस है कहाँ पे? दावोस है आपका स्विट्जरलैंड में। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी, उसमें झारखंड का नेतृत्व किसने किया? तो झारखंड का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर मुख्य सचिव या फिर वित्त मंत्री। तो झारखंड का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये कब आयोजन हुआ था इसका? तो ये हुआ था 19 से 23 जनवरी के बीच में ये हुआ था। 19 से 23 जनवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन हुआ था दावोस में, विश्व आर्थिक मंच की बैठक। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि लंदन में झारखंड @25 कार्यक्रम कब आयोजित हुआ? ये झारखंड के रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये लंदन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ था। तो ये कब आयोजित हुआ ये पूछा जा रहा है। 15 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 25 जनवरी 2026। तो झारखंड @25 जो कार्यक्रम है वो लंदन में हुआ है कब? तो ये हुआ आपका 22 जनवरी 2026, जिसमें हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के 45 छात्र, हेमंत सोरेन भी उपस्थित थे और जयपाल सिंह मुंडा जो स्कॉलरशिप के 45 स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट देखिए हम लोग प्रश्न देखते हैं कि खरसावां गोलीकांड का 78वां शहादत दिवस मनाया गया है हाल फिलहाल में। तो वो कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026, 10 जनवरी 2026 या फिर 15 जनवरी 2026। क्या आपको पता है कि खरसावां गोलीकांड कब हुआ था? इसका शहादत दिवस जो मनाया गया 1 जनवरी को हुआ था। चलिए 1 जनवरी 2026 को 78वां शहादत दिवस मनाया गया, लेकिन ये हुआ कब था? तो हुआ था ये 1 जनवरी 1948 को
ये खरसावां गोलीकांड हुआ था, जिसमें ये कहाँ पे हुआ था, तो सरायकेला खरसावां जिले में हुआ था, जिसमें खरसावां हाट मैदान में उड़ीसा पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर मशीन गन से फायरिंग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उसमें उन्होंने उड़ीसा पुलिस ने निहत्थे आदिवासियों पर मशीन गन से फायर कर दिया था, और इसी को बोला गया था खरसावां गोलीकांड, जिसका शहादत दिवस 78वां शहादत दिवस भी मनाया गया है 1 जनवरी 2026 को। बहुत सारे आदिवासी लोग मारे गए थे इसमें। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर नारी अदालत गठन कब स्वीकृत हुआ। ग्राम पंचायत स्तर पर नारी अदालत का गठन किया जाएगा, जिसमें महिला उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए महिलाओं की एक समिति बनाई गई है। तो ये इसकी स्वीकृति जो है कब मिल गई है नारी अदालत की। ऑप्शन आपका 1 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026, 9 जनवरी 2026 या फिर 15 जनवरी 2026। तो ये जो स्वीकृति मिली है ये 9 जनवरी 2026 को ये नारी अदालत के गठन की स्वीकृति मिल गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर इसका गठन होगा, जिसमें महिलाओं की एक समिति बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है कि नारी अदालत में महिलाओं की बैठक के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो हर महीने बैठक के लिए, महिलाओं की बैठक के लिए 3000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी नारी अदालत में महिलाओं की बैठक के लिए। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यूनिफॉर्म के लिए, प्रति महिला यूनिफॉर्म के लिए भी कुछ राशि दी जाएगी, वो कितनी दी जाएगी। ऑप्शन है 500, 600, 700 या 800। तो ये प्रति महिला यूनिफॉर्म के लिए जो है राशि 800 रुपये की राशि दी जाएगी। ये किसके अंतर्गत, तो महिला समिति जो बनाई जाएगी नारी अदालत, पंचायत स्तर पे जो नारी अदालत का गठन होगा उसके अंतर्गत 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा बैठक के लिए, और महिलाओं को 800 रुपया दिया जाएगा प्रति महिला यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है रांची में, दुमका में, सरायकेला खरसावां में या फिर बोकारो में। तो ये स्थित कहाँ पे है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो स्थित है ये आपका सरायकेला खरसावां में स्थित है। हाल फिलहाल में ही इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं 600 बेड वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। 600 बेड वाला एक प्राइवेट हॉस्पिटल है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, जो कि सरायकेला खरसावां जिले में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि सोन नदी जल बंटवारे का समझौता ये किन दो राज्यों के बीच हुआ है। सोन नदी जल बंटवारे का समझौता जो हुआ है वो किन दो राज्यों के बीच में हुआ है। ऑप्शन है झारखंड बिहार, झारखंड यूपी, बिहार यूपी या फिर झारखंड छत्तीसगढ़। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ये समझौता झारखंड और बिहार के बीच में हुआ है। किसके बीच हुआ है, झारखंड और बिहार के बीच में। इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुल जल में से जो ये समझौता हुआ है इसमें कुल जल में से बिहार को कितना मिलेगा। तो बिहार को कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। 2 MAF 5.7 मिलियन एकड़ फुट। MAF का मतलब हो गया क्या, मिलियन एकड़ फुट, मिलियन एकड़ फुट हो गया इसका मतलब। 5.75 मिलेगा, 7.75 मिलेगा या 3 MAF मिलेगा। तो कितना 5.75 मिलियन एकड़ फुट जो है ये बिहार को मिलेगा। और नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है झारखंड को कितना मिलेगा। तो झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फुट मिलेगा। और कुल जल का बात करें तो 7.75 मिलियन एकड़ फुट है, जिसमें 5.75 बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फुट जो है झारखंड को जल मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के 48 नगर निकायों में कितने सीटें आरक्षित हैं। कितने सीटें जो है आरक्षित हैं 48 नगर निकायों में। तो 20 है, 22 है, 25 है या फिर 30 है। तो कितनी सीटें आरक्षित हैं, आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 25। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए कि रांची नगर निगम सीट जो है किसके लिए आरक्षित है। आपके ऑप्शन है महिला के लिए, सामान्य जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। रांची नगर निगम की सीट किसके लिए आरक्षित है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका अनुसूचित जनजाति के लिए यह आरक्षित है। नेक्स्ट देखिए हजारीबाग नगर निगम सीट जो है ये किसके लिए आरक्षित है। OBC, ST, SC या फिर महिला। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका OBC के लिए। तो ये हम लोग 50 से प्लस झारखंड के क्वेश्चन को देखें, ये आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आप झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मील का पत्थर होगा। थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।